जी लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने स्टिमुलेशन प्रोसेस, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, उसके बाद लोगरिथम के बारे में बात की थी। लेकिन उसके बाद अब जो हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो सारे निज़ाम को कंट्रोल करे, उसके लिए वो कहता है इसने हमने 3 बंदे लगाए हुए हैं, उनके मैं आपको नाम बताता हूँ और उनके प्रोसेस, उनकी वर्किंग, जो उनका काम होता है वो 3 बंदे करता है, लेकिन उनको कंट्रोल कौन करता है? ये खुद ही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसके 3 बंदों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। जी, हम अपने वीडियो की तरफ सबसे पहले हम इसके फर्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। इसका पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास होता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी फर्स्ट टाइप कौन सी है? सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब। ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइप है इसकी। ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर से मुराद, सीक्वेंस क्या होती है? तरतीब को कहते हैं। क्या कहते हैं? तरतीब को कहते हैं। तरतीब से मुराद क्या है कि एक निज़ाम जो चला हुआ हो वो एक तरतीब के साथ चला हुआ हो, एक ही लाइन के अंदर चला हुआ हो, एक ही प्रोसेस के अंदर चला हो, वो हमारे पास क्या होता है? सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? सारा सीक्वेंस जो एक तरतीब के साथ आए, जिसके न इधर कोई चीज़ हो न इधर कोई चीज़ हो, लेकिन वो एक ही रो के अंदर हो, एक ही कॉलम के अंदर हो, तो वो क्या कहलाया जाता है? हमारे पास सीक्वेंस स्ट्रक्चर। ये इसकी फर्स्ट टाइप थी। जी, इसकी मैं सेकंड टाइप जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, उसका नाम है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये वाली टाइप इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है जी? इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्शन स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये किसी चीज़ को, किसी पैगाम को ट्रू और फॉल्स की शक्ल में लिखता है। ठीक है, ये दो चीज़ों में से एक को सेलेक्ट करता है और एक को पास कर देता है और एक को फेल कर देता है। उसके लिए एक स्पेसिफिक अलामत यूज़ की जाती है, एक स्पेसिफिक सिंबल यूज़ किया जाता है जिसको हम डायमंड बोलते हैं, जो कि किसी भी पैगाम को, किसी भी चीज़ को, दो चीज़ों को एक में कन्वर्ट कर दे, या तो उसे पास कर दे या तो उसे फेल कर दे। उसके लिए हम लोग सिलेक्शन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं मैंने क्या कहा। ये सिंबल जो है ये हमारे पास क्या होता है? इसको हम वैसे डायमंड बोलते हैं। इसका मकसद ये होता है कि किसी भी चीज़ को या तो ट्रू में करता है। अगर मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पर किसी बच्चे के मार्क्स रख देता हूँ, इफ मार्क्स, अगर हमारे पास जो नंबर हैं वो मच ग्रेटर और बराबर हो किससे? 33 से। अगर हमारे पास नंबर 30 वाला है, यहाँ रखूँ बच्चों के नंबर होते हैं 100 में से 33 वाला पास होता है। अगर उसके नंबर ये 33 के बराबर आ जाए या 33 से बड़े हो जाएं तो ज़ाहिर बात है, नंबर अगर 33 से बड़े हो गए तो वो क्या कहलाया जाता है? पास कहलाया जाता है, क्योंकि 33 वाला पास होता है। तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि ये वाला काम ट्रू है। ठीक है, अगर ये ट्रू होगा तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा? बंदा या बच्चा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अगर उसके मार्क्स जो थे वो क्या हो जाएं? 33 से कम हो जाए तो वो बच्चा क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फेल, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फेल। ठीक है ना? यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर का क्या काम होता है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। ये अब हम बात करने वाले हैं इसके थर्ड स्ट्रक्चर की। ये थर्ड जो है ये कौन सा कहलाया जाता है? इसको हम आइटरेटिव बोलते हैं। आइटरेटिव स्ट्रक्चर का क्या काम होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आइटरेटिव खुद क्या चीज़ है। इसका मतलब है किसी चीज़ को दोहराना, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करने को हम क्या बोलते हैं? आइटरेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। जी, इसके लिए हम इसका थोड़ा सा फंक्शन करते हैं। मान लो कि ये हमारे पास एक डब्बा है और डब्बे के अंदर हम क्या कह देते हैं कि n किसके इक्वल है? 1। n किसके इक्वल है? 1। याद रख लो, मैंने आपको बताया था डायमंड यूज होता है, वो मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर सारा समझाऊंगा कि फ्लो चार्ट की अहमियत क्या है और उसको हम
क्यों यूज़ करते हैं? फ्लो चार्ट ही हमें बताता है कि किसी भी चीज़ को हम किस तरह से लिखते हो। मैंने क्या कहा, इटरेटिव के अंदर मैं एन को क्या लूँ, 1 लूँ। तो किसी चीज़ को अगर आपने ट्रू और फॉल्स करना हो तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? डायमंड यूज़ करते हैं। ये डायमंड अगर आपने यूज़ किया तो मैं ये कहता हूँ, इफ़ अगर ये एन, यही एन लेस हो जाए या बराबर हो जाए 100 से, लेस होगा और बराबर होगा 100 से, तो ये हमारे पास ट्रू कहलाया जाएगा। ये क्या कहलाया जाएगा? ट्रू। अगर ये ट्रू कहलाया जाएगा तो ये यहाँ पर ये डिस्प्ले कर देगा। ये डिस्प्ले क्या करेगा? ये डिस्प्ले करेगा एन को। डिस्प्ले किसको करेगा? एन को। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, डिस्प्ले एन। ये एन को डिस्प्ले करेगा। याद रख लो, वो कहता है अगर एन जो है वो अगर हमारे पास लेस हो 100 से, ये बराबर हो 100 के, तो कंडीशन को आपने ट्रू रखना है। ठीक है, अगर एन लेस हो और छोटा बराबर हो तो हमने कंडीशन को ट्रू लिख रहा है। अगर हमने इसको ट्रू रखना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? ये प्रोसेस इस तरह से जा रहा है। ठीक है, अगर ये इस तरह है तो यहाँ पर हम एक थोड़ा सा अगर कह लो कि फार्मूला टाइप ही समझ लो, फार्मूला टाइप ही समझ लो। ये हम मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू n प्लस 1। n प्लस 1 याद रख लो, वो कहता है कि n प्लस 1। तो इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ इसको आपने किस तरह से हल करना है। यहाँ पर ये कंडीशन आ गई। याद रख लो, अगर n इज इक्वल टू n प्लस 1 है, वो कहता है एक n जो है एक इंटीजर है। n कोई भी नंबर हो सकता है। मान लो कि n जो है 1 2 3 अप टू 100 तक हो सकता है। ये अगर n 100 तक हो सकता है, मान लो अगर n 1 है, इसकी जगह पे n को पुट करो 1 प्लस 1 2, तो 2 क्या है? 200 से क्या है? लेस है ना। अगर ये लेस होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर यहाँ पर मैंने 3 पुट किया, 3 n की जगह पुट करो तो 3 प्लस 1, तो n क्या है? 4। 3 प्लस 1 4, तो 4 100 से क्या है? कम है। अगर ये कम होगा तो हमें वाज़ह नजर आ रहा है कि ये कंडीशन ट्रू में जाएगी। अगर आप 100 इसके अंदर पुट करो, 100 प्लस 1 100 प्लस 1 101 101 होगा, तो कंडीशन क्या होगी? ऑटोमेटिकली फॉल होगी, क्योंकि हमें डायमंड के अंदर ये बताया गया था कि आपने 100 या 100 से बराबर रखना है, तो तब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। अगर आप इससे ज़्यादा है या बढ़ने की कोशिश करोगे तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आपने वो स्टेप फॉलो ना किया तो आपके फेल होने के इम्कान होंगे। तो आप हमें यहाँ क्या पता है, अगर मैं 100 को इसके अंदर पुट करूँ, 100 प्लस 1 101, तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। फॉल्स होने से ये कंडीशन जो थी, मैंने क्या कहा, ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होगी। जब ये फॉल्स हो गई है तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम का क्या हो गया है? प्रोग्राम का क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली प्रोग्राम की तो ख़त्म हो जाएगा, प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये थी इसकी कंट्रोल स्ट्रक्चर की 3 टाइप्स जो मैंने आपको बताई। पहले मैंने सीक्वेंस के बारे में बताया और दूसरी मैंने रेज करके लिखी, उसका नाम था सिलेक्शन स्टेटमेंट, इसका नाम था आइटरेटिव। ये 1 मैंने आपको फुल डिटेल के साथ डिस्कस किया, होपफुली आप इसको एंजॉय किया होगा। अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की। जी, मैंने आपको बहुत सारे पीछे बता चुका हूँ। मैंने आपको स्टिमुलेशन के बारे में बताया, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के बारे में बताया, लॉगरिथम के बारे में बताया, कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, और तीसरा 4 हम जो करने वाले हैं उसका नाम क्या है? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। फ्लो का मतलब पहले हम समझ लेते हैं, बजाय किसी हम टाइम वेस्ट करें हम डायरेक्ट इसके ऊपर वर्क करते हैं। फ्लो चार्ट, पहले हम बात करते हैं फ्लो की कि यार फ्लो का मतलब क्या होता है। फ्लो का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग। फ्लो का मतलब समझ गए हो ना? डायरेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग, कि किस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो। फ्लो का क्या मतलब है? कि डायरेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग। डायरेक्शन आपको पता ही है कि हम लोग मान लो कि यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो इसके लिए आपको ये याद रखना होगा। ये भी आपको मैं वर्क करके बताता हूँ कि मैंने क्यों यूज़ किए। अभी आपको ये वाली मैं जो लिख रहा हूँ ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है।
ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर ये हेल्पफुल होने वाली है आपको उस वक्त ही समझ आएगा, इसको लाइट मत लीजिएगा। ये कोई मैं आम से फिक्र नहीं बना रहा हूँ, ये फ्लो चार्ट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर ये फ्लो चार्ट के लिए हेल्पफुल होने वाली है तो आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं कि यहाँ देख लो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग। पहले बात हम पॉइंट यहाँ तक ही रखते हैं, तब हम आगे जाएंगे। हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग। ये देखो एक डायरेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग, ये जो फ्लो लाइंस हैं ये किसको शो कर रही है? डायरेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग को शो कर रही है। चार्ट का मतलब क्या होगा? चार्ट हमें क्या चीज़ देता है? इंफॉर्मेशन देते हैं। चार्ट हमें क्या चीज़ देते हैं? इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म। इंफॉर्मेशन ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म। याद रख लो कि चार्ट हमें ये चीज़ देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं किसकी? सिंबॉलिक फॉर्म की। ये चीज़ आपको पता चल गई, फ्लो चार्ट का आपको पता चल गया। ये दो चीज़ें देते हैं, वो आपको मैंने फुल डिटेल के साथ डिस्कस किया कि ये आपने किस तरीके से बताना है। अब हम इसके जो रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, किसके? फ्लो चार्ट के जो रूल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इसके रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं ज़रा देखिएगा। याद रखने की पहली चीज़ जो आपको याद रखनी होगी कि इसकी पहली चीज़ जो है वो क्या है। अगर हम फर्स्ट इसकी बात करें तो आपको पता है कि आपने इसका जो स्टार्ट और एंड करना है, स्टार्ट और एंड जो आपने लेना है वो आपने कैसे लेना है मेरे भाई? ये स्टार्ट और एंड जो आपने लेना है हमेशा इस ओवल शेप से लेना है। किस से लेना है? ये ओवल शेप जो है इससे आपने हमेशा स्टार्ट लेना है। ठीक है, इससे आपने हमेशा स्टार्ट लेना है। ये आपके पास एक ओवल शेप है। स्टार्ट और एंड आपने एंड भी जो करना होगा। ठीक है, ये आपने एंड जो करना है, स्टार्ट लेना है या एंड लेना है, वो आपने ये वाली जो शेप है, मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और मैं मान लो यहाँ बनाकर इसको एंड कर देता हूँ, तो स्टार्ट और एंड ओवल शेप से लेना है। तो याद रख लो कि इनपुट और आउटपुट जो होनी है, इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट जो आपने लेनी है, इनपुट और आउटपुट हम के लिए आपने क्या यूज करनी है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का सिंबल मैंने यहाँ पर भी शो किया था, लेकिन यहाँ पर भी कर देता ताकि आपको ये चीज़ याद रह जाए। थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, आपको सीधी बनानी है बिल्कुल इसी तरह। ये ठीक है, ये हमारे पास इनपुट, जहाँ पर भी आप चीज़ इनपुट करोगे तो इनपुट करोगे या उसकी जो आउटपुट लोगे वो हमेशा किस फॉर्म में आनी चाहिए? पैरेललोग्राम की फॉर्म में आनी। थर्ड इसका जो रूल है, थर्ड रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने जो प्रोसेसिंग करनी है, प्रोसेसिंग जो करनी है आप उसके लिए रेक्टेंगल का यूज करोगे। ये होती है फॉर्म रेक्टेंगल की। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर भी शो किया था, ये वाली फॉर्म। ये आपने प्रोसेसिंग जो करनी है, किसी भी प्रोग्राम की प्रोसेसिंग करते हो, आपने लोगरिथम के अंदर देखा था। लोगरिथम के अंदर जब आपने प्रोसेसिंग की थी, जिसके अंदर मैंने क्या किया था? प्रिंट सम। ठीक है, वो आप जो मैंने कहा था कि सम किसके बराबर है? सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। एवरेज किसके बराबर थी? ए प्लस बी प्लस सी डिवीजन ऑफ 3। मतलब जी, हम रूल नंबर 4 के बारे में बता रहे थे। पहला हमने स्टार्ट और एंड कहा, दूसरा हमने इनपुट आउटपुट की, थर्ड स्टेप के अंदर हमने प्रोसेसिंग की, अब 4 के अंदर हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट करनी है। सिलेक्शन करनी है किसकी? स्टेटमेंट की। सिलेक्शन स्टेटमेंट के लिए हम किसका यूज करते थे? मैंने आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, जिसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर यूज किया था इस टाइप का, जिसको मैंने डायमंड का नाम दिया था। ये कौन सा स्ट्रक्चर है जिसको मैंने आपको कहा था कि ये दो ही रिजल्ट देता है, या तो ये किसी को पास कर देता है या तो ये फेल कर देता है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज करते हैं।
इसका रूल नंबर 5 ये मैंने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है, मजीद इसको बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। फ्लो लाइंस, फ्लो लाइंस किसी काम के फ्लो को बताता है, किसी प्रोसेस की जो डायरेक्शन है उसके बारे में हमें गाइड करता है। तो फ्लो लाइंस ये वाली लाइंस होती हैं, ये जो चल रही हैं तो फ्लो बता रही हैं कि प्रोग्राम ने का मुंह किस साइड पे है, उसने जाना किधर है। ये फ्लो लाइंस जो है हमें क्या बताती हैं, ये इसको रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है, एरो के साथ। इसको रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है, ये एरो इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। ये आपके पास फ्लो लाइन रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 6 के बारे में हम बात करेंगे कि रूल नंबर 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 6 हम यूज करेंगे कनेक्टर के लिए। कनेक्टर रूल नंबर 6 के से क्या होता है, कनेक्टर। इसके लिए हम एक चीज यूज करते हैं, सर्कल का निशान। ये सर्कल होता है, ये सर्कल जो है इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कनेक्टर। याद रख लो कि हमने जब सिलेक्शन स्टेटमेंट की थी, अगर हमने वो पीछे वाली वीडियो को जरा देखिए तो हमें क्या पता है कि जब हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट की थी तो उसके अंदर जब मैंने उनको पास और फेल किया था तो उसके बाद ये मैंने जब डायमंड बनाया था, ये डायमंड के बाद मैंने इसको ट्रू और फॉल्स किया था, यहाँ पर मैंने इसको पास किया था, ये मैंने क्या किया था, फेल, तो ये मैंने पास किया था। तो इसको मैंने जब किसके साथ जोड़ा था, इन दोनों को मैंने जोड़ा था कनेक्टर के साथ। तो कनेक्टर का बेसिकली वर्क ही यही होता है, ये दो चीज़ों को आपस में जोड़ता है। रूल नंबर 7 जो है वो होता है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल जो है इसके ये मतलब फंक्शन कॉल जो है ये किसी भी चीज़ को, किसी भी फंक्शन अगर बार बार रिपीट होता है, अगर कोई भी फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा होता है, बार बार आ रहा होता है, तो बजाय उसको बार बार रिपीट करने के बजाय आप उस फंक्शन को एक दफ़ा लिख सकते हो। आप उस फंक्शन को एक दफ़ा लिख सकते हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन कॉल। ये बहुत कम यूज़ होता है, अक्सर हमारा काम यहीं तक ही ख़त्म हो जाता है कि यहाँ तक अगर ये आपकी उसके ऊपर गिरफ्त है तो नो इशू इन कंप्यूटेशनल फिजिक्स के अंदर। ये आपका फंक्शन कॉल है। इसके बाद हम लोगों ने इसका यूज़ करना है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं, प्रिपरेशन के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, आपने केमिस्ट्री के अंदर ये हेक्सागोन कुछ इस टाइप की पढ़ी थी, इस टाइप की पढ़ी थी ना। मैं इसको वैसे बता रहा हूँ कि ये हेक्सागोन की तरह इसकी प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन और के लिए आपने ये वाला सिंबल यूज करना है। फंक्शन कॉल का आपको पता चला, कनेक्टर दो चीज़ों को जोड़ता है, फ्लो लाइंस किसी की डायरेक्शन को शो करता है, सिलेक्शन स्टेटमेंट किसी के फॉल्स और ट्रू होने के बारे में बताता है, ठीक है। और मैंने इनपुट आउटपुट आपको पता ही है, इनपुट क्या होती है, कोई भी प्रोग्राम दिया जाता है, आउटपुट आपको इसकी मतलब प्रिंट आउट की फॉर्म में नज़र आता है, वो आउटपुट होता है। वो स्टार्ट एंड के लिए हमेशा ये वाला फिर यूज़ किया जाता है, इनपुट आउटपुट। इनपुट के लिए ये वाला स्ट्रक्चर, और ये किसके लिए होता है, रेक्टेंगल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर डिटेल के साथ बताए हैं। और अगर आपने हमारी वीडियो पिछली नहीं देखी, आपको उसके साथ ही ये समझ आएगी, ये लेक्चर सीरीज जो हमने बनाई है उसी के साथ ये वाली लेक्चर आपको समझ आएगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मिस मत भूलिएगा करना, उनको ज़रूर देखिएगा। और इसी तरीके से आपकी कंप्यूटेशनल फिजिक्स बहुत आसान हो जाने वाली है।